तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्कज्योति मित्रा और आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले हमने देखा कि कैसे एक फुल स्टेट मोनार्की से, एब्सोल्यूट मोनार्की से, जिसका हम निरंकुश राष्ट्रतंत्र कहते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की से फ्रांस का जो कंट्री था वो एक सॉवरेंटी, जो अपना सॉवरेन पावर है, इसको अपने ही पीपल के हाथ पे समर्पण करते हैं। कैसे एक रिपब्लिक कंट्री फ्रांस बनता है जिसमें एब्सोल्यूट मोनार्की को फिर से खत्म कर दिया जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फ्रांस अपने भविष्य को निर्धारण करने की शुरुआत करता है। इसके बाद हमने देखा था कि फ्रांस में कैसे एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने की रेवोल्यूशनरीज कोशिश करते हैं। नेशनल आइडेंटिटी क्या होता है? नेशनल आइडेंटिटी अगर मैं बताऊं तो इसको हम कह सकते हैं कि पूरे देश के वासी जब खुद को एक ही देश के मेंबर या एक ही स्टेट के मेंबर समझते हैं, इसको हम लोग नेशनल आइडेंटिटी कह सकते हैं। सपोज हम भारतवासी है, हम भारत का किसी भी क्षेत्र में जाए, कहीं पे भी जाए, वहां पे हमें कोई अलग लॉ हमें मेंटेन करना नहीं पड़ता है, कोई अलग कस्टम हमें देना नहीं पड़ता है। ये जो पूरा कंट्री है, ये पूरा कंट्री एक लॉ से, एक यूनिफॉर्म सिस्टम से चलता है। हम चाहे तो हम स्टेट में डिवाइडेड हो, लेकिन हमारा गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स सब लगभग एक ही है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि इस स्टेट में ये रूल है तो दूसरे स्टेट में अलग रूल है, जिससे कि हम पूरे देश के वासी खुद को एक ही स्टेट का मेंबर डिक्लेयर करते हैं, अपने आप को एक ही स्टेट का मेंबर हम मानते हैं। चाहे हमारी भाषाएं अलग हो, चाहे हमारी संस्कृति अलग हो, लेकिन हम एक ही कंट्री इंडिया के मेंबर हैं। तो इसको एक नेशनल आइडेंटिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रांस में हमने क्या देखा था, जब एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म करके स्टेट जनरल को हटा के नेशनल असेंबली बनाया गया और नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको अब से इलेक्ट किया गया, जिससे क्या हुआ, वो पूरे देश में एक यूनिफॉर्म लॉ, एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम, एक ट्राई कलर, जो पहले राजतंत्र का सिंबल था उसको हटा के एक ट्राई कलर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे एक यूनिफॉर्म सिस्टम, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, आइन के अनुसार सब समान है। ठीक है, वोटिंग राइट, ये सब फ्रांस के जनगण को मिल रहा था, जिससे उनमें एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने का एक प्रोसेस शुरू किया था। कब किया था ये हमने पहले क्लास में देखा था, 1789 में ये प्रोसेस फ्रांस में शुरू हुआ था। ठीक है, अब जब फ्रांस में ये प्रोसेस शुरू हुआ तो रेवोल्यूशनरीज क्या सोचे, रेवोल्यूशनरी सोचे कि ये जो आइडियाज है ये यूरोप के वो दूसरे कंट्रीज में भी फर्दर एक्सटेंड करेंगे। दूसरे कंट्रीज में भी जैकोबिन क्लब्स बनते गए। जो मिडिल क्लास, एडुकेटेड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स थे, ये लोग रिफॉर्मेटरी एक्शन में आ गए, ये लोग एक रिफॉर्म करने की सोचने लगे। ठीक है, जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ऐसे कंट्रीज में भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो थे वो फैल गए। तो आज के हमारे इस चैप्टर में हम यही रेवोल्यूशनरी आइडियाज के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया था कि दूसरे देशों में जब रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे हैं, जैकोबिन क्लब सेटअप कर रहे हैं, एडुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो एक रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी इसमें प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, तब 1790s में जब स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और इटली के बहुत बड़े सेक्शन में जब फ्रेंच आर्मी, जब रेवोल्यूशनरीज के तरफ से ये लोगों को जब भेजा गया, तब इनको मच वेलकम वो लोग किए, इनको वो लोग स्वागत करे, और जो है वो ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है ये फ्रेंच आर्मी ने अपने कंधों में ले लिया आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे नेपोलियनिक कोड। जब नेपोलियन पावर में आते हैं तो वो जितने भी एरियाज को अपने कंट्रोल में लाए थे, उन सारे एरियाज में एक यूनिफॉर्म लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, जिससे कि पूरे उनके अंडर 39 जो स्टेट्स वो अपने कंट्रोल में लाए थे, उनमें वो एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्पोज किया था, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, जिससे कि उनका जो 39 कंट्री है ये एक ही लॉ से वो इनको मेंटेन करते थे, एक ही लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ था, जिसके कारण प्रिविलेजेस के बेसिस में जितना भी बर्थ राइट था इन सबको उन्होंने हटा दिया, और इक्वलिटी बिफोर लॉ, आइन अनुसार सब समान है, और प्रॉपर्टी का जो राइट है ये सबको उन्होंने
इम्पोज किया था, ठीक है। और उनके ये जो आइडियाज थे ये फर्दर डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इन सब में भी फॉरवर्ड किया गया। नेपोलियन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंपल किए, फ्यूडल सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया, और जो सर्फडम है, सर्फ मतलब वो पीजेंट्स होते हैं जो अपने मैनर के लॉर्ड के अधीन काम करते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं भूमिदास टाइप के कह सकते हैं, जो जमीन के साथ ही उनका रिश्ता है, लेकिन उनको प्रोडक्शन का हिस्सा ज्यादातर नहीं मिलता है, ठीक है। उनको प्रोडक्शन के जो हिस्सा है इससे वंचित करके मैनर लॉर्ड सारा का सारा प्रोडक्शन अपने पास रख लेते हैं और उनको बदले में थोड़ा सा उनके दिन गुजारने के लिए उनको देते हैं। तो ये जो सिस्टम था सर्फडम सिस्टम, इससे पीजेंट्स को बहुत नुकसान होता था, ठीक है। उनको मेहनत ज्यादा करना पड़ता था और उनको फसल कम मिलता था, जिसके कारण क्या हुआ, नेपोलियन ने ये एबोलिश करके पीजेंट्स को जो है आजादी दिया था। न्यू बिजनेसमैन जो थे इनको भी बहुत फायदा हुआ था। कैसे? पूरे 39 स्टेट में एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम उन्होंने बनाया था, जिसके कारण अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लॉज इंपोज नहीं किया गया था। उसके बदले पूरे स्टेट में, पूरे कॉन्फेडरेसी में एक लॉ, एक टैक्सेशन, एक ही टैक्स सिस्टम बनाया गया था, जिससे वेट और मेजरमेंट इन सबको यूनिफॉर्म किया गया था। जो मनी है, जो करेंसी है, इसको भी एक ही करेंसी उन्होंने इंपोज किया था, कोई डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज इंपोज नहीं किया था। इससे इन बिजनेसमैन को तो फायदे हो रहे थे। लिबरल आइडिया जो लिबरल आइडिया के जो सपोर्टर्स हैं, इन्होंने भी नेपोलियन का जो ये रिफॉर्म है इसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी थे। इसके नुकसान क्या थे? नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को पूरा पूरी खत्म कर दिया था। खत्म करके फिर से एक नायक तंत्र, जिसको हम कहते हैं एक नायक तंत्र, इन्होंने तानाशाही इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। और जिसके कारण हमने देखा कि सेंसरशिप लगाए गए थे, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था इसको बंद कर दिया, इसको कम कर दिया गया था, उनके अगेंस्ट में कोई कह नहीं सकता था। तो जिसके कारण वो लोग जल्द ही समझ गए कि नेपोलियन के जो ये रिफॉर्म्स है इससे उनके नुकसान हो रहा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे लिबरल नेशनलिज्म। ये लिबरल शब्द का अर्थ क्या है? अगर आप लैटिन लिबर शब्द को देखेंगे तो लैटिन लिबर शब्द का मीनिंग है फ्री, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि फ्रांस में लिबरलिज्म या नेशनलिज्म का मतलब था कि उनको हर तरफ से पॉलिटिकली लिबर्टी मिले, एरिस्टोक्रेसी से लिबर्टी मिले, बाय बर्थ का जो राइट का कॉन्सेप्ट है, इन सब से लिबर्टी मिले, जिसके कारण उन्होंने रेवोल्यूशन किया। और इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली लिबर्टी, अगर लिबरल नेशनलिज्म देखें तो क्या होता है कि नेपोलियन से पहले फ्रांस में जो 39 स्टेट्स थे, इनके अलग अलग करेंसी थे, इनके अलग अलग वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम थे, जिसके कारण से जो गुड्स का ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह हो रहा था, उसको जितने भी स्टेट से उनको गुजरना पड़ रहा था, उन सारे स्टेट्स में उनको अलग अलग जो है टैक्स देना पड़ रहा था, उनका मेजरमेंट सिस्टम अलग था, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता था, जिससे क्या होता है कि ये जो बिजनेस है इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो लिबरलिज्म का मतलब ये था कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन ट्रेड में ना हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम था इसको सॉल्व करने के लिए 1834 को प्रशिया ने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया, जिसके बेसिस से जोल्वेरिन यानी ट्रेड यूनियन एक बनाया गया, जिसके कारण से जितने भी ये ट्रेड यूनियन के मेंबर्स थे, सारे कंट्रीज में एक इक्वल मेजर सिस्टम, एक यूनिफॉर्म मेजर सिस्टम, एक यूनिफॉर्म करेंसी, एक यूनिफॉर्म लॉ, एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन बनाया गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वियना सेटलमेंट 1815। तो क्या हुआ था वियना सेटलमेंट के दौरान, जब 1815 को रशिया, प्रशिया और ब्रिटेन ने कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया। तो वियना सेटलमेंट क्या था? वियना सेटलमेंट के दौरान क्या हुआ था, जब नेपोलियन हार गए, नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस का जो पुराना ऑर्डर है इसको फिर से रिस्टोर करने के लिए एक वियना का एक कॉन्फ्रेंस बनाया गया, ठीक है, जिसमें क्या डिक्लेयर किया गया, जिसमें डिक्लेयर किया गया कि पुराना जो ऑर्डर था फ्रांस में या यूरोप के जहां जहां पे भी नेपोलियन ने अपना पावर कायम किया था, यहाँ पे पहले के जो राजा थे उनको फिर से उनका जो टेरिटरी है दे दिया जाएगा, ठीक है। ये था वियना सेटलमेंट। इसको डायरेक्ट किया था कौन? तो इसको डायरेक्ट किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने, ठीक है। और ये लोग सब मिलके एक ट्रीटी साइन किए, जिस ट्रीटी का नाम था
ट्रीटी ऑफ वियना, ये 1815 में साइन हुआ था। और इससे क्या हुआ था कि इससे यूरोप में बहुत सारे चेंज आए थे। नेपोलियन ने जो नेपोलियनिक वार के दौरान जो चेंजेस आया था उन सबको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। ठीक है, फ्रांस में इससे पहले हमने पढ़ा था, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान बूर्बो डायनेस्टी था, बूर्बो डायनेस्टी को फिर से उनका पावर दिया गया और फ्रांस फिर से पावरफुल ना हो इसके लिए उनके चारों तरफ बहुत सारे टेरिटरी, बहुत सारे किंगडम बनाए गए, जिसमें से किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, जिसमें बेल्जियम था, बनाया गया नॉर्थ में। जेनोआ जो था उसको दे दिया गया पीडमोंट को, और प्राशिया को दिया गया नया टेरिटरी वेस्ट के तरफ से। ठीक है, तो ऐसे ही क्या किया, फ्रांस को चारों तरफ से इन किंगडम्स ने घेर लिया, जहां पे ऑस्ट्रिया को घिरा हुआ था नॉर्दर्न इटली का पार्ट। लेकिन ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट का, जिसको नेपोलियन ने बनाया था, इसको कुछ नहीं किया गया, इसको अनटच छोड़ दिया गया। और ईस्ट में क्या था, ईस्ट में रशिया का जो पार्ट था इसको दिया गया पोलैंड। ठीक है, ईस्ट में रशिया को दिया गया पोलैंड, जहां पे प्राशिया को दिया गया सैक्सनी का पार्ट। और इसका जो मेन इंटेंशन था कि नेपोलियन ने जिन को हटा के राजा बने थे, नेपोलियन ने जिन को हटा के यूरोप के जो एरिया कवर किए थे उन सब में उन राजवंश के मेंबर्स को फिर से दोबारा लौटा। तो ये जो सिस्टम था ये पूरी ऑटोक्रेटिक सिस्टम था। ठीक है, ये कंजर्वेटिव रेजिम जो बना गया ये पूरी ऑटोक्रेटिक बेसिस में बनाया गया, जिसमें कोई भी जो है क्रिटिसिज्म ये लोग नहीं सुनते थे, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था। जिससे क्या होता है, जिससे कि सेंसरशिप दिया जाता है, लगाया जाता है न्यूज़पेपर में, बुक या जो भी गाना हो, इन सब में सेंसरशिप लाया गया। जिससे क्या हुआ, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी के जैसे कॉन्सेप्ट जो थे ये सब पूरी नाकार कर दिया गया। जिससे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, आगे बहुत सारे रेवोल्यूशंस होते हैं, जिसमें से इटली, जर्मनी का जो यूनिफिकेशन स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। तो वियना सेटलमेंट के बाद क्या हुआ, वियना सेटलमेंट के बाद हम लोग देखते हैं कि पुराना ऑर्डर जो है ये फिर से वापस आ जाता है। प्रेस में, बुक्स में, इन सब में सेंसरशिप लग जाता है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट्स ऐसे थे जो ये मानते थे कि हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडियाज है इसको हम पूरी इनकार नहीं कर सकते। उनको समझ में आ गया था कि नेपोलियन से उन्होंने ये सीख लिया था कि अभी जो है अभी एक हमें रिफॉर्म करना चाहिए, जिस रिफॉर्म के दौरान क्या होगा, मॉडर्न आर्मीज बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर्वडम और जो फ्यूडलिज्म है ये इन सिस्टम्स को एबोलिश करना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म लॉ मेंटेन करना पड़ेगा, टैक्सेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये सब आइडियाज भी वियना सेटलमेंट के दौरान हुआ था। तो ये था आज का वीडियो। ठीक है, मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन वार देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।